मुझे शूट करने के लिए कोई शूटर लगा है। हल्द्वानी की ऐसी कौन सी सच्चाई है? दुनिया बहुत खूबसूरत है, धमकियाँ मिली हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से हमारे टॉक विद सेंस पॉडकास्ट पर। आज के एपिसोड हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हमारे साथ हल्द्वानी के एक सीनियर जर्नलिस्ट सरताज आलम हमारे पॉडकास्ट पर आए हैं। काफ़ी लंबे समय से इन्होंने हमें इंतजार कराया इस एपिसोड के लिए और फाइनली आज ये एपिसोड शूट हो रहा है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि इनकी किस तरीके से ये कैमरे पे जाके रिकॉर्ड करते हैं न्यूज़ को और लोगों तक पहुंचाते हैं। कई सारे मुद्दे हल्द्वानी में सिर्फ हमें सरताज आलम सर के ही चैनल पे देखने को मिलते हैं और आप लोगों ने भी इन्हें काफ़ी बार देखा होगा, लेकिन आज हम इन्हें खुद अपने कैमरे पे लेके आए हैं और जानेंगे इनसे सवाल किस तरीके से ये न्यूज़ को कवर करते हैं और क्या-क्या डेडिकेशन से ये लोग इतने न्यूज़ को कवर कर पाते हैं। सरताज आलम सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमें भी यहाँ बुलाने के लिए, ये मंच देने के लिए। सरताज भाई, सवालों का सिलसिला स्टार्ट करें उससे पहले कुछ चीज़ें जानेंगे कि कैमरे के पीछे के इंसान सरताज आलम कौन है? आ, सरताज आलम कैमरे के पीछे, हालांकि बड़ा मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी। कैमरे के सामने तो एकदम प्रोफेशनल लाइफ है और हम सोशल मीडिया पर काम करते हैं, तो हालांकि न्यूज़ पेपर भी हमारा निकलता है, खबर 7 नाम से, ये सन 2009 से अब तक चल रहा है वो। तो लेकिन जो कैमरे के पीछे का एक आम इंसान है, वो मैं भी एक आम इंसान जैसे एक सिविलियन है, उसके भी दुख हैं, उसके भी सुख हैं, उसकी भी ज़िंदगी है सुबह से रात तक की, उसकी भी खुशियाँ हैं, उसके भी गम हैं। सेम ऐसा ही हुआ इस तरफ भी। लेकिन फिर भी हम ये कोशिश करते हैं कि पता नहीं कितने लोग हमें क्या-क्या मानते हैं। तो अपने काम को लेकर के बहुत डेडिकेट होना चाहिए, अपने वर्क को लेकर आपको बहुत जुनून होना चाहिए, खबरों को लेकर बहुत ज़्यादा जुनून है। और लेकिन खबरों के अलावा जो मेरी अपनी लाइफ है, जी। वो एकदम जस्ट घरेलू। और मेरी मदर है, घर में हम 4 भाई हैं, बहुएँ हैं, बच्चे हैं। और मेरे जैसा दीवाना आदमी को मेरी पत्नी झेलती है क्योंकि ना उठने का कोई सिरा है हमारा और ना सोने का। मतलब हमारे पास तो कभी कोई टाइम हुआ नहीं हुआ, मतलब निकल जाना हुआ घर से, तो फैमिली पर इस बात का फ़र्क पड़ता है। आप कब आते हैं, कब जाते हैं, सुबह से रात तक की लाइफ है, तो मतलब परिवार भी झेलता ही है हम जैसे तो लोगों को। अच्छा सरताज भाई, न्यूज़ कवर करना कोई आम बात नहीं है और आप हल्द्वानी में इतने सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पे ये किरदार निभा रहे हैं। इसके पीछे का डेडिकेशन कहाँ से ला के अतला? देखिए ऐसा होता है, आपने थ्री इडियट फ़िल्म देखी होगी। जी। तो उस फ़िल्म में भी वही कुछ दिखाया है। उसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स आपने पढ़ी होंगी, अपने जीवन में भी देखा होगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, जो जिसमें आपका मन हो, वही आपको करना चाहिए। देखिए, आपको जीवन गुज़ारने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। अपना एक सपना होता है, अपना एक ख्वाब होता है। जब हम लोगों का स्टडी टाइम चल रहा था, उस समय ये तो नहीं था कि मुझे पत्रकार बनना है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर मन में रहता था कि ऐसा कुछ ज़रूर करना है कि जहाँ से हम बोलें, जहाँ से हम कुछ करें, वो दिखाई भी दे, वो सुनाई भी दे सबको, और उसमें कहीं कुछ घाल-मेल नहीं होना चाहिए। तो जो कुछ कर गुज़रने गुज़रने का तो जुनून था। तो सन 2003 से हमारा ये सफ़र शुरू हुआ। जैन टीवी से हमने शुरू किया और उधम सिंह नगर के जसपुर में रहकर मैं रिपोर्टिंग करता था। काशीपुर भी जाता था रिपोर्टिंग करने, ठाकुर द्वारे भी जाता था, अफ़ज़लगढ़ भी जाता था और हल्द्वानी भी करता था। क्योंकि यहीं अब्दुल्ला बिल्डिंग हल्द्वानी में ही ये ऑफ़िस था और मेरे ख़्याल से सोशल मीडिया पर जो लोग मुझे जानते हैं, शायद उनको आज ये पहली बार पता लग रहा हो जी। कि सन 2003 से जैन टीवी से हम लोगों ने शुरू किया। उसके बाद हम लोग टीवी गिरदूत नाम से एक दूरदर्शन पर स्लॉट आता था 15 मिनट का, उसको भी हम लोग कवर करते थे। सन 2009 में अपना अखबार शुरू किया और धीरे-धीरे होते-होते इसको हम लोग न्यूज़ रिपोर्टिंग करते थे। तो 15 दिन का हमारा अखबार निकलता था, आज भी निकलता है, खबर 7 नाम से। तो यानी कि उसको फोर्टनाइट न्यूज़पेपर कहते हैं। अब उसमें बड़ा लंबा मौका मिलता था, असली जर्नलिज़्म वहीं करने का मौका मिला, सीखने का वहीं मौका मिला। मतलब एक पूरे पेज की खबर एक ही मुद्दे पर लिखनी होती थी। आज हम किसी मुद्दे पर 2 मिनट, ढाई मिनट, 3 मिनट के अंदर अपनी खबर खत्म कर देते हैं। लेकिन वहाँ पर पूरा एक पन्ना लिखने के लिए आपको पूरे महीने दौड़ना होता था, क्योंकि विश्लेषण आपको छापना है। उसके तथ्य हैं, उसके इफ़ेक्ट हैं, सारे उसके नियम कानून हैं, किसको क्या इफ़ेक्ट कर रहा है, उसका भविष्य क्या होगा, उसका भूत क्या है। ये सारी चीज़ें हम लोगों को वहाँ सीखने को, करने को मौका मिला। और उसके बाद फिर सन 2020 में फिर ये शुरू किया। तो वो जो जुनून था, वो प्रिंट मीडिया वाला ही जुनून था कि खबरों में कुछ कर गुज़रना है। हालाँकि एक चीज़ ये थी कि लोग कहते थे मैं बोलता थोड़ा इन्फ्लुएंस मेरा ठीक है बोलने में। दूसरी चीज़ ये थी कि मुझे एक लंबा समय जर्नलिज़्म में हो गया था।
तो एक अनुभव भी काउंट करता है। देखिए, एक ही शहर में हो गया था। हाँ। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये थी कि भले ही हमने शुरुआत जसपुर से करी थी, लेकिन धीरे-धीरे हल्द्वानी आ गए थे और हल्द्वानी आने के बाद फिर यहीं पर फिर रम गए। अब क्योंकि यहीं पैदा हुए, बाप यहीं पैदा हुए, दादा यहीं पैदा हुए, हल्द्वानी के सबसे मूल परिवारों में से हमारा परिवार है और हमारी तरह और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मूल परिवार है। तो मूल होने के कारण यहाँ के बारे में बहुत भौगोलिक अच्छी जानकारियाँ हैं और बड़े बुजुर्गों ने हमें दी। मेरी अच्छी एक शुरू की आदत ये रही है कि मैं अपने हम उम्र से ज़्यादा उम्र के लोगों में बैठा उठा हूँ। तो वहाँ सीखने जानने का मौका मिलता है, एक भरोसा मिलता है। तो इसलिए वो डेडिकेशन जो है वो जो निकल जाना है मोबाइल लेकर, और मैं आपको बता दूँ बड़े सीमित संसाधनों में हमने काम किया। पूरा शहर जानता है। अभी एक बहुत अच्छी कंपनी का ही माइक नहीं है मेरे पास, उसको लेकर अभी मैं निकला होता हूँ। और अगर आप बात करो तो अगर आप 1 साल पहले की बात करो तो मैंने माइक भी इस्तेमाल नहीं करता था। मैं खाली मोबाइल पर मोबाइल की वॉइस से ही काम करते थे हम लोग। तो मतलब कुल मिलाकर ये है कि देखिए टेक्नोलॉजी का सहारा तो आपको लेना पड़ेगा। लेकिन बड़ी बात ये है कि आप कितने डेडिकेटेड हैं अपने काम को लेकर के, कितना जुनून है अपने काम को लेकर के। तो आपका जो काम है, उसमें जुनून आपका दिखाई देना चाहिए। वो चाहे आप घास ही क्यों ना काट रहे हो, वो चाहे आप परचून की दुकान क्यों ना चला रहे हो, चाहे आप किसी फैक्ट्री में जॉब ही क्यों ना कर रहे हो, चाहे आप आईएएस क्यों ना हो, चाहे आप पीसीएस क्यों ना हो, चाहे आप टीचर ही क्यों ना हो, एक मजदूर ही क्यों ना हो, आप कारपेंटर हैं, डेंटर हैं, कुछ भी हैं, नहीं फ़र्क पड़ता। आप किसी बड़ी कंपनी के सीईओ हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जो करेंगे, वो आपकी मेहनत में नज़र आएगा, वो दिखाई देगा और सारी दुनिया उसको सलाम करेगी, सारी दुनिया उसको देखेगी। लेकिन बस उसके पीछे एक मकसद आपका ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप किसी को धोखा दें। आप टेक्नोलॉजी को सहारा लेकर आप आगे बढ़ें, ये एक अलग इश्यू है। लेकिन आप किसी के साथ झूठ ना बोलें, किसी के साथ गलत ना करें, फ़रेब ना करें किसी के साथ। यही खबरों में हमारे लिए भी सुबह-शाम चुनौती होती है। खबर करते समय हमारे सामने सिर्फ़ तथ्य होते हैं। देखिए, पत्रकार कोई जज नहीं होता है, पत्रकार का सिर्फ़ 2 ही काम है। एक, सत्ता, सरकार, सिस्टम से ताकतवर लोगों से सवाल करना और दूसरा तथ्य बताना। एक हम फैक्ट बताएँगे और एक सवाल करेंगे, दूसरा तीसरा काम ही नहीं है हमारा। अब आज अगर आप चैनलों को खोल कर देखें तो वहाँ पर तो जजमेंट हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर जजमेंट कर दे रहा है एंकर हमारा। तो अभी अभी बदल गया। खासकर जो हिंदी पट्टी की मीडिया है, उत्तर भारत में भी आप देखेंगे, तो हिंदी पट्टी की मीडिया का बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है। अभी कई अंतर्राष्ट्रीय सर्वे आप देख लो तो भारत में जो हमारे भारत का जो स्थान है वो 157 स्थान है। 157 स्थान मीडिया की आज़ादी में और तमाम चीज़ों में। तो इसकी वजह मतलब कई उसकी बड़ी वजहें हैं। हमारी सरकार भी उसमें पीछे वजह है। हमारे जर्नलिस्ट भी उसके पीछे एक बड़ी वजह है। और जो पूरी जर्नलिस्ट इंडस्ट्री जो काम कर रही है, उसके पीछे वो बड़ी वजह है। एडवर्टाइज़मेंट का पीछे से बहुत बड़ा दबाव है, वो सब उसकी बड़ी वजह है। ऊपर से जो कैपिटलिज़्म है, यानी कि पूंजीवादी सिस्टम हम जिसको कहते हैं, वो सब उसके पीछे वजहों में खड़े हैं। अब सिर्फ़ आप जर्नलिस्ट से कहें कि आप ठीक हो जाएँ, बाकी सब खराब रहें, ऐसा नहीं हो सकता है। सबको थोड़ा-थोड़ा ठीक होना होगा। जर्नलिस्ट की ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है। जब लोग विधायिका से उम्मीद खो देते हैं, जब लोग न्यायपालिका से उम्मीद खो देते हैं, जब लोग कार्यपालिका से उम्मीद खो देते हैं, तो देश का चौथा स्तंभ लोगों को याद आता है। जब कई कॉल्स हमें आते हैं और हम उनको वो कहते हैं कि हम पुलिस में जाते-जाते थक गए, हम एसडीएम कोर्ट जाते-जाते थक गए, हम फला विभाग में जाते-जाते थक गए सरताज भैया, आप हमारी मदद करो। हमें लगता है यहाँ से कोई बात होगी। तो हमें लगता है कि ये थक चुका है और अब हम आखिरी उम्मीद है। अब ऐसे में हम आखिरी उम्मीद है तो हम क्या करें फिर? तो हमें सबसे ज़्यादा ईमानदार होना पड़ता है। अच्छा सरताज भाई, आपने इतनी डेडिकेशन की बात करी अपने काम को लेके, इतनी सारी न्यूज़ कवर करी, हर तरीके की न्यूज़ आप दिखा देते हैं और इतना डेडिकेशन आपने बताया कि आपने इतनी जगह काम कर चुके हैं, जसपुर, हल्द्वानी और कई सिटियों में आपने अपनी जर्नलिज़्म करी और आज भी बहुत ही बखूबी तरीके से निभा रहे हैं। कभी मन में ऐसा आया कि यार छोड़ देता हूँ यार, बहुत थकान है काम में? सन 2003 से जब हम लोगों ने शुरू किया जैन टीवी में, तो वहाँ से हमारी जो सैलरी वगैरह होती थी वो बड़ी मुश्किल से आती थी। 2-2 3-3 4-4 महीने में आती थी। अब घरवाले कब तक पैसे देते? हालाँकि हम लोगों ने जब जर्नलिज़्म शुरू कर लिया था तो सन 2003 में हम लोग मतलब ग्रेजुएशन ही हम लोग कर रहे थे हल्द्वानी एमबीपीजी कॉलेज से ही। तो अब ऐसे में ये था कि कुछ ना कुछ करना है, तो हम लोग जर्नलिस्ट बन गए। अब उस समय हमें पता लगा कि एक न्यूज़ अगर हम कवर करेंगे पूरा पैकेज, तो हमें ₹1000 एक न्यूज़ के मिलेंगे। उस समय ऐसा था मार्केट में, या ज़रूरत ही ऐसी थी कि 5-6 हज़ार रुपए अगर आप कोई युवा कमा ले किसी भी तरीके से, मतलब मेहनत करके, वो सब करके, जॉब अच्छा करके, माना जाता तो 5-6 हज़ार रुपए में काम चल जाएगा। 2003 की बात कर रहा हूँ, अब से 23 साल, 24 साल पहले। तो मतलब हम भी ये सोच के आए, लेकिन आए तो सही हम। अब उस समय हमारे तो बहुत पैसे खर्च हो गए थे, हमारी मदर ने, फादर ने, दोनों ने खर्च किए बहुत पैसे, है। और तब जाके हम जर्नलिस्ट बने। आज तो बड़ा मौका सोशल मीडिया आपको दे देती है, आप अपनी आईडी बनाएँ और निकल पड़ें। लेकिन उस समय ये नहीं था।
हालाँकि आज भी मैं मानता हूँ कि देखिए कोई वकील अच्छा वकील तब बन सकता है जब वो सीनियर वकील को कम से कम कोट पहनाए, उनके नीचे काम करे। आज भी कोई इन्फ्लुएंसर अच्छा इन्फ्लुएंसर तभी बन सकता है जो अपने सीनियर इन्फ्लुएंसर के नीचे रहकर काम करे। या कोई अच्छा पत्रकार बनना चाहता है तो वो कम से कम कुछ जगहों पर काम तो करे। 2, 4, 5 साल तो गुज़ारे, उसको कैसे पता लगेगा? उसको ना एथिक्स पता लगेंगे, ना उसको नियम कानून पता लगेंगे, ना रोज़मर्रा के काम करने का तरीका पता लगेगा। यही आज दिक्कत आ रही है। और मैं आपको एक बता दूँ, मुझे मतलब ये कहते हुए मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि मेरे पास आज तक एक भी ऐसा बंदा नहीं आया जो ये कह रहा हो कि सरताज भाई मुझे पत्रकार बनना है। अच्छा। एक मज़े की एक बात ये है, ये कहता हुआ नहीं आया मुझे पत्रकार बनना है। तो इसके पीछे के कारणों में हालाँकि मतलब कई वजहें उसकी हो सकती हैं। हुँ। लेकिन एक बात मेरी समझ में आई कि जब आदमी हमसे ये नहीं कह रहा है मुझे पत्रकार बनना है, इसका मतलब पत्रकार बनना सबसे मुश्किल कामों में से एक काम है। तभी मैंने आपसे सरताज भाई ये सवाल रखा कि आपको कभी ऐसा मन में आया कि ये चीज़ मुझे छोड़ देनी चाहिए यार? सन 2003 से 6-7 तक मतलब हमें ऐसा लगने लगा कि हमारा यहाँ फ्यूचर नहीं है क्योंकि सन टीवी पैसे नहीं दे रहा था। बड़ी मुश्किल से पैसे निकल पाते थे। ईमानदारी का भूत चढ़ा था। मतलब कोई गलत रास्ता शुरू से ही नहीं अपनाया। तो हमें लगा कि हमें छोड़ देना चाहिए। तो मेरे बहनोई हैं, यहाँ जोलीकोट में रहते हैं, गांजे में हमारी बहन ब्याही हुई है। हुँ। तो वो मेरे बहनोई ने मुझसे कहा कि यार सरताज कुछ भी हो जाए तो ये पेशा मत छोड़ना। कम से कम यार तुम पत्रकार हो तो घर की हिफाज़त तो है। कम से कम मतलब लोगों को ये तो रहता है कि इस घर में एक पत्रकार भी रहता है। मेरे फ़ादर बड़े सीधे थे, अशफाक हुसैन साहब। बहुत सीधे इंसान थे, बहुत नेक इंसान थे वो। उन्हीं के कारण आज हम यहाँ बोल पा रहे हैं, अपना काम कर पा रहे हैं। उन्होंने अपनी सारी कमाई अपने सब बच्चों पर लुटाई, 7 बहन-भाई हैं हम लोग। सारे बच्चों पर लुटाई उन्होंने अपनी कमाई। और मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, जो दादाजी के 2 कमरे थे हमारे पास, उनकी आखिरी साँस तक वही रहे। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि ज़मीन जायदाद ये सब हो। उनका ये मानना था कि इनकी परवरिश पर मुझे बेहतर से बेहतर पैसा खर्च करना है, इनकी पढ़ाई-लिखाई पर अच्छा पैसा खर्च करना है, इनको नेक इंसान बनाना है, ये ज़िंदगी में कुछ कर लें। और ये जब कामयाब हो जाएँगे तो फिर प्रॉपर्टी, सब संपत्ति जुड़ जाएगा। या जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, या जो रोज़ की एक आमदनी करनी होती है, ये कर लेंगे अपने आप। और वो अपनी जगह मुझे ऐसा लगता है, वही सबसे सही चीज़ थी, जो उन्होंने वो की। तो सन 2006 में मुझे लगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए। तो मेरे बहनोई मुझसे बोले, "यार कुछ भी हो जाए, ये छोड़ मत।" तो फिर हमने कहा फिर कुछ ना कुछ तो करना है। फिर कुछ संग साथ के लोग हमारे लॉ करने के लिए जा रहे थे। तो मन में आया कि नहीं यार हमें वकालत करनी चाहिए और ये एक अच्छा पैसा है, यहाँ पर हम कम से कम लोगों को इंसाफ दिला सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, जज साहब के सामने डेली खड़े होंगे, मतलब एक अलग था। दूसरी चीज़ ये थी कि देश के जो आज़ादी से लेकर अब तक जो देश के बड़े नेता रहे हैं, वो सब लॉयर रहे हैं। आप उठा कर के देख लीजिए अम्बेडकर साहब को, आप हुँ। उठा कर के देख लीजिए गांधी जी को, आप मतलब कोई भी बड़ा नाम उठा कर के देख लीजिए, तो वहाँ से भी एक डेडिकेशन मिलता था। कि लॉयर बन तो हमने अल्मोड़ा एसएसजे कैंपस में हम लोगों ने फॉर्म वगैरह डाला, हालाँकि रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में भी डाला था, वहाँ मेरा नंबर नहीं आया, लेकिन अपने वहाँ यहाँ आ गया था। मतलब आप अंदाज़ा लगाएँ, उस समय मतलब आपको एलएलबी करने के लिए भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम बड़ी मुश्किल से निकाल पाते थे। बिल्कुल जस्ट लाइक जैसे आज नीट और जेईई और मेंस और एडवांस के पेपर बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, तो उस समय वो एक तरीका था। अब हालाँकि आज की तारीख में तो उतना क्रेज़ नहीं रहा, अभी तो आपको आसानी से एडमिशन मिल जाता है, देश के बड़े कॉलेजों को छोड़कर। हम लोग वहाँ चले गए, अब वहाँ से हमने लॉ वगैरह पूरा कर लिया, लेकिन पत्रकारिता नहीं छोड़ी। अच्छा। पत्रकारिता चलती रही। सन 2009 में अपना अखबार हम लोगों ने शुरू कर दिया। यहीं हल्द्वानी नागपाल टावर से हमने शुरू किया। मेरे फादर और काफ़ी लोग थे। उन लोगों ने अपना अखबार शुरू किया। तो हम लोगों ने उस समय 16 पेज का मतलब कलर अखबार निकाल कर लेकर आए। अब 16 पेज का अखबार निकालना और पीछे कोई पूंजीपति हमारे नहीं खड़ा है, पीछे कोई हमारे बिज़नेसमैन नहीं खड़ा है। हमने विज्ञापन लेने हैं और काम करना है। तो बड़ा चुनौतीपूर्ण था। तो 6 महीने के अंदर ही सब दिक्कत आने लगी। कैसे छपेगा, क्या छपेगा? क्योंकि एक बार की छपाई 15-20 हज़ार रुपए हो जाती थी। तो 1 महीने में आपको 35-40 हज़ार रुपए की ज़रूरत पड़ती थी। तो वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो कर्ज़ बढ़ते चले गए। नतीजा ये भी तक हुआ कि 6 महीने में बंद कर दें अखबार, क्या करें, क्या नहीं करें। फिर एक बार मांझी फ़िल्म हम लोग देखने के लिए गए, अपने एक दोस्त के साथ। तो मांझी फ़िल्म में हमने देखा कि जो हीरो है उसके अंदर, वो एक पहाड़ को तोड़कर मतलब पूरी सड़क बना देता है। मैंने कहा नहीं, भले ही कॉपियाँ कम निकालेंगे, कलर नहीं कम निकलेगा, हुँ। तो भले ही ब्लैक एंड व्हाइट निकालेंगे, लेकिन अखबार निकालेंगे। उसके बाद वही नतीजा हुआ, कॉपियाँ कम हो गई, लेकिन अखबार निकला। और अखबार निकला तो हमारे एक साथी हैं संजय रावत, मुझसे बहुत सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। वो मुझसे अक्सर कहते थे, "आपने कहाँ छापा, ये उतना मायने नहीं रखता, छापा क्या है, ये मायने रखता है। अगर चीज़ ऐसी छपी है जो इफ़ेक्ट करेगी, तो लोग उसको ढूँढ कर पढ़ेंगे, फ़ोटोस्टेट करके पढ़ेंगे।" तो हम लोगों ने ये सब शुरू कर दिया। ब्लैक एंड व्हाइट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ब्लैक एंड व्हाइट हम लोग चलाते रहे। 2010, 11, 12, 13 ये धीरे-धीरे आता रहा। लेकिन अब ये हुआ कि हम लोगों ने इसमें काम करना है।
इस बीच मेरी वकालत की हमारी LLB हमारी पूरी हो गई थी। अब सवाल ये आया था कोर्ट जाए। या अब पत्रकारिता करे। मतलब कोर्ट जाए और पत्रकारिता तो कर ही रहे थे। लेकिन जब कोर्ट में धीरे-धीरे आता जाता था तो वहाँ बड़ी बुरी स्थिति थी। न्यायपालिका हमारी मतलब देखिए वहाँ से इंसाफ के लोग उम्मीद रखते हैं। इंसाफ मिलता भी है। लेकिन इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे वहाँ जो न्यायपालिका है वो भी जो उम्मीद करते हैं लोग उनसे वो वहाँ पर नहीं हो रहा है। क्या न्यायपालिकाओं में आप वही उम्मीद करते हैं जो एक न्यायपालिका से पूरी तरीके से उम्मीद होती है? अगर आप देख लें एडवोकेट्स की फीस है, तो कौन उस फीस को भर सकता है? क्या एक गरीब आदमी भर सकता है? जो वहाँ के चक्कर लगाने हैं, यानी कि एक मुकदमा जो मुश्किल से 3, 4, 5 महीने में खत्म हो जाना चाहिए। 3-3, 4-4, 5-5 साल लगते हैं। तो यानी कि इंसाफ की जो कीमत है, वो बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगा कि यहाँ पर मतलब यहाँ पर भी करप्शन है। हुँ। और जो मैं उम्मीद कर रहा था अपने लिए कि हम वहाँ खड़े होंगे, वहाँ हमारी बात सुनी जाए। अब वहाँ तो फिर बात हमें ऐसा लगा कि नहीं सुनी जाएगी। तो मतलब अंदर से हमने रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया, कुछ भी नहीं कराया, लेकिन अंदर से ये हुआ कि यहाँ भी सरताज के लिए ये जगह भी नहीं है। हालाँकि मैं जानता हूँ बहुत-बहुत सीनियर पत्रकार, बड़े-बड़े बहुत-बहुत सीनियर लॉयर, बहुत-बहुत ईमानदार वकील जो अपना काम कर रहे हैं, बड़ी डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं। अब उन तक पहुँचने के लिए 15-20 साल, 25 साल खर्च करने थे कि जो उनकी जगह पर हम लोग कभी आ पाएँ। लेकिन फिर समय आपके पास नहीं होता है। एक समय ऐसा आता है कि फिर समय आपके पास नहीं होता और ज़िम्मेदारियाँ पीछे से आ रही होती हैं। तो फैमिली का भी तो यही था कि मतलब भई हमारा बच्चा पढ़ गया, लिख गया, अब कुछ करेगा। अब वो दो राहे में फँसा है। पत्रकारिता में ये हो रहा था कि धीरे-धीरे हम लोग डाउन होने को तैयार थे हुँ, और लॉ जब हमने लॉ कर लिया, तो लॉ करने के बाद मन नहीं हुआ कि हम कोर्ट वगैरह जाएँ। हुँ। हालाँकि देखिए, मैं ऐसे बहुत सारे फैसलों को जानता हूँ जो बड़ी ईमानदाराना फैसले देश के अंदर नज़ीर बने हैं अदालतों में। आज भी लोग उम्मीद करते हैं, तो यही कहते हैं कि मैं देख लूँगा तुझे कोर्ट में। तो जब वो हुँ, ये कहते हैं देख लूँगा तुझे कोर्ट में, तो हुँ। इसका मतलब टेबल भविष्य पर मेरिट पर बात होगी। हुँ, मेरिट पर बात होगी। तो नो डाउट न्यायपालिका मतलब अ, कई कई मामलों में न्यायपालिका ने बड़े-बड़े ज़बरदस्त नज़ीरें पेश करी हैं। हुँ, लेकिन जब हम लोग सुनते हैं, गवाह खरीदे जाते हैं, हुँ, बेचे जाते हैं, एडवोकेट्स कई कई सारे ऐसे मामले आते हैं कि जहाँ पर कई चीज़ें शामिल हो जाती हैं। कई न्यायपालिका में कई अधिकारियों पर कई तरह के इल्ज़ाम लग जाते हैं। तो वो कुल मिलाकर इससे भी हम लोग बचे नहीं हैं। हुँ, तो इसलिए वो एडवोकेसी से मैं थोड़ा साइड आ गया था। हुँ, हालाँकि मैं न्यायपालिका की पूरी इज़्ज़त करता हूँ, एडवोकेट्स की पूरी इज़्ज़त करता हूँ। मतलब इस इज़्ज़त में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब मैं नहीं जा पाया उस तरफ। उसके बाद फिर यही था कि भई अपना अखबारें शुरू करें। अखबार हम लोग धीरे-धीरे अखबार लेकर चलते रहे। और अभी तक भी आज तक भी अखबार चल रहा है। कॉपियाँ कम ज़रूर हैं, लेकिन अखबार अभी भी चल रहा है। लेकिन अभी फिर वक़्त बदला। अभी हम लोग प्रिंट से स्क्रीन की तरफ आए। अभी वक़्त है स्क्रीन के नशे का। हुँ। आप अगर सुबह सो के उठते हैं, कोई आपसे कितना मना करे, लेकिन सबसे पहला ध्यान आपका मोबाइल की ओर जाता है। तो आज जो मोबाइल पर है, वो सिर्फ़ स्क्रीन पर नहीं है, आज वो दिलों में भी है उसके। उसकी ज़बान पर भी है, उसके कानों पर भी है। और लोग जिन लोगों से मोहब्बत करते हैं, मतलब पूरे दिन में उनको सुनना ज़रूर है। मतलब ये तो स्क्रीन में हुआ है। अच्छा सरताज भाई, एक सवाल और था मेरा कि आप पहले जैसे आपने बताया कि अखबार आप प्रिंट करते थे। अब आप डिजिटल की तरफ फ़ोनों पे न्यूज़ देते हैं और फ़ेसबुक जैसे प्लेटफ़ॉर्म पे आप इतने हुँ, एक्टिव हैं, हुँ, हुँ। कई तरीके की न्यूज़ देते हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या लगता है आपको? अब देखिए दोनों के फ़र्क की बात तो ये है कि देखिए जो स्क्रीन पर जब हम लोग काम करते हैं, तो या तो आप आधे घंटे, पौन घंटे, 1 घंटे की वीडियो बनाएँ, इन्वेस्टिगेशन तब आप वहाँ पर ला सकते हैं। आज 15 सेकंड की रील वायरल हुए, वायरल का आज की तारीख में सर्वे है। आप इंस्टाग्राम पर जाएँ, यूट्यूब पर जाएँ, फेसबुक पर जाएँ, तो जो 15 सेकंड की वीडियो है वो सबसे ज़्यादा वायरल होती है। फिर वो धीरे-धीरे उसकी कम टाइमिंग हो कम जाता होने लग जाती है। है। हुँ, आप 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, अभी हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। पता नहीं ये कितने मिनट की होगी। आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने लोगों ने कितने मिलियन ये गई, हुँ, क्योंकि लंबी वीडियो है। तो इसलिए यहाँ पर लंबे की दिक्कत है, लेकिन प्रिंट मीडिया में ये रहता है कि आपको लंबा लिख सकते हैं और जो ये हमारे साप्ताहिक अखबार हैं, हमारे पाक्षिक अखबार हैं, हमारी मासिक मैगज़ीन है, इनमें तो होती ही खबरें 3-3 पन्ने की, 2-2 पन्ने की, 4-4 पन्ने की, 10-10 कॉलम की खबरें होती हैं। तो उसमें वो पूरी खबर करने के बाद, पढ़ने के बाद, मतलब बंदे को जो पाठक है, उसका एकदम बिल्कुल ब्रॉड माइंड के साथ वो उठता है कि उसको लगता है सभी तथ्य उसके सामने हैं। लेकिन स्क्रीन पर एक चुनौती होती है, हम लोग खबर करने आते हैं, कहीं कोई बवाल हुआ, कहीं कोई दुर्घटना हो गई, कहीं कोई झगड़ा हुआ या कहीं कोई प्रोग्राम है। हमारे पास जिस समय फ़ोन आया, फ़ोन आने से और खबर करने तक हमारे पास 10 मिनट होते हैं। हम बाइक से पकड़े 2-3 किलोमीटर के पहुँच गए, 5 मिनट में पहुँच गए, खबर हमारे सामने है। हम अगर ना करें तो पूरा प्रोग्राम खत्म हो रहा है।
तो उस समय हम लोगों के सामने ये चुनौती होती है कि बहुत जल्दी तथ्यों को जानना है। जो भी आपके अनुभव हैं, उन्हीं के हिसाब से खबर को परोसना है, बताना है। आप एक और चैलेंज होता है लाइफ में, पता नहीं कौन क्या बोल दे। तो उसको बैलेंस आपको करना आना चाहिए कि अगर किसी ने कोई गड़बड़ बोली है, तो कम से कम आप ही सॉरी कहें, वो तो सॉरी पता नहीं कहें नहीं कहें, लेकिन आप ही कम से कम सॉरी कहें। सारे तथ्य आपको पता होने चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जिस मुद्दे को लेकर पुतला फूँका जा रहा है, जिस मुद्दे को लेकर कोई बयान दे रहा है, ये दुर्घटना हो गई है, किस सड़क पर हुई है, किस वक़्त पर हुई है, क्या कंडीशन रही होगी, ये आपके अनुभव के हिसाब से स्क्रीन पर चैलेंज रहता है। क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा तथ्य नहीं मालूम है। लेकिन अगर आप लगातार काम करते हैं, उन खबरों में लगातार जुड़े रहते हैं, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती। मेरे साथ भी यही है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हल्द्वानी की ऐसी कौन-सी सच्चाई है, जो अभी तक कैमरे पे ही नहीं आ पाई? देखिए सच्चाई की जहाँ तक मतलब आप बात करेंगे, तो जो हम ये न्यूज़ कवर करते हैं, ये वो सब खबरें हैं कि जो ऑटोमेटिक मतलब बिल्कुल चौराहे पर रखी हुई हैं। हुँ। जैसे लोग धरना देते हैं, जैसे लोग प्रदर्शन करते हैं, या जैसे लोग अपनी माँग करते हैं, ठीक है नहीं? या कहीं कोई बवाल हो रहा है, कुछ भी हो रहा है कुल मिलाकर। ये सब वो चीज़ें हैं कि हम दिखाएँ ना दिखाएँ, वो लोगों को दिखेंगी। लेकिन क्या वो कुछ भी ऐसा दिखता है, जो किसी को दिखना ही नहीं चाहिए? 2 लोग चाहते हैं कि किसी को कुछ दिखे नहीं, तो तीसरे आदमी को कैसे पता लगेगा? ये सिर्फ़ हल्द्वानी का मामला नहीं है, ये और जगहों का ही मामला है। आप एक बात ये बताइए कि जब वो चीज़ें अखबारों में आती हैं या वो चीज़ें स्क्रीन पर आती हैं कि जो राज़दार थीं, आने के बाद कितनी चीज़ें होती हैं, कितना दबाया जाता है, मुकदमों से दबाया जाता है, धमकियों से दबाया जाता है, डराया जाता है, ठीक है नहीं? मतलब उसमें कई बार पुलिस के मामले हो जाते हैं, ठीक है नहीं? कई बार लोग झूठी तहरीर दिए जाते हैं, मुकदमे भी दर्ज हो जाते हैं, आपको अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं। आप पूरे देश में उठा के देख लीजिए, जिन पत्रकारों ने सच्चाई लाने की कोशिश करी है, कर भी रहे हैं, आप देखिए उनका क्या होता है। खुद मेरे साथ भी है, आप देख लीजिए। हम लोग हल्द्वानी के मामले में पूरी निडरता के साथ रिपोर्टिंग करने की हम लोग कोशिश करते हैं। हुँ। आप देखिए ना कमेंट बॉक्स में क्या होता है। हुँ। कमेंट बॉक्स में कितने ही लोग ऐसे हैं वो धमकियाँ देते हुए आते हैं। हुँ। कितने लोग ऐसे हैं कि सड़क में ही कितने लोग कुछ ही बोलते हुए जाते हैं। हालाँकि मैं शुक्रिया करूँगा हमारे उत्तराखंड के लोगों का, मैं शुक्रिया अदा करूँगा हल्द्वानी के लोगों का कि 100 में 99 लोग प्यार करते हैं। हुँ। मैं किसी बिल्कुल, भी रोड से गुज़रता हूँ तो लोग हाय हेलो करते हुए जाते हैं, विशेषकर बच्चे बहुत प्यार करते बहुत हैं। प्यार। घरों के अंदर मतलब बच्चे ये कहते हैं एक दिन हमें दिखाना है इनको, तो फादर कहते हैं ये वही जा रहे हैं। हुँ। तो लोग जब कहते हैं मैं सरताज आलम खबर 7 से, तो मतलब ऐसा लगता है कि एक सकारात्मक ऊर्जा आती है और लोग प्यार ज़्यादा करते हैं। और मैं भी इस हल्द्वानी से, कुमाऊँ से और हमारे उत्तराखंड से विशेषकर मैं बहुत प्यार करता हूँ। देश से तो सभी प्यार करते हैं, सही। लेकिन मैं अपने इलाके अपने से ही प्यार करता हूँ। हुँ। अच्छा सरताज भाई, इतनी सारी न्यूज़ कवर करी, इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं हल्द्वानी के आप और मैं एक आपको सच्चाई बताता हूँ कि सिर्फ़ हल्द्वानी में नहीं, पूरी कुमाऊँ में आपको सुना जाता है। कुमाऊँ को भी छोड़ दीजिए, पूरी यूपी में आपको सुना जाता है, यहाँ तक कि हमारे जो रिलेटिव्स रहते हैं, वहाँ तक भी कहा जाता है कि अगर हल्द्वानी की न्यूज़ जाननी है, तो सरताज आलम का जो है पेज ओपन करके देख लो, वहाँ पे हल्द्वानी की पूरी सच्चाई दिख जाएगी। कभी आपके ऊपर ऐसा प्रेशर आया कि ये न्यूज़ नहीं चलानी है सरताज? आई आपके ऊपर प्रेशर या कभी कोई कॉल आई कि भई सरताज भाई ये न्यूज़ नहीं चलानी है अब? पूरे सफ़र की बात करूँ, हुँ। सन 2003 से अभी तक की बात करूँ, तो कई बार प्रेशर आया। एक बार नहीं आया, बहुत-बहुत बार प्रेशर आया है, ठीक है? धमकियाँ मिली हैं सीधे-सीधे। हुँ। एक बार तो सन 2009 में तो मतलब काशीपुर के वाले मामले में कालाडूंगी थाना जला था, हुँ। सन 2009-10 की बात है। तो उसमें जो रिपोर्टिंग हुई थी, वो बहुत खराब रिपोर्टिंग हुई थी। 15 दिन बाद हमारा अखबार आना था। हुँ। 15 दिन बाद जब हमारा अखबार आया, तो हमने खुल के लिखा उसमें। मतलब करीब 2-3 पन्ने की वो अकेली खबर थी। हुँ। तो हमने लिखा, लिखने के बाद मतलब मेरे ऊपर बहुत थ्रेट्स थे, बहुत धमकियाँ थी, मुकदमेबाज़ी भी हुई, सब चीज़ें हुई। और उसके बाद मुझे ये एक दिन पता लगता है कि मेरे पीछे कोई मुझे शूट करने के लिए कोई शूटर लगा है। अच्छा। तो मुझे कई लोगों ने बताया कि थोड़ा बच के रहना, ऐसा पता लगा है, ऐसा हुँ। पता लगा है, ऐसा पता लगा। तो एडवोकेट यशवंत यहाँ एसडीएम कोर्ट में बैठा करते थे। हुँ। वो बहुत सीनियर थे, वो मुझे बड़ा पसंद करते थे। बल्कि मेरे पास मेरा अखबार निकलने के बाद जो पहला पत्र आया था, जो बिल्कुल एक 25 पैसे का पत्र आता था, येलो कलर का, वो उन्होंने मुझे लिख कर के भेजा था कि मैंने तुम्हारा दूसरा और 5वां अंक पढ़ा और मुझे बड़ा अच्छा लगा और हुँ। आप आगे इसी तरह करें। उसके बाद मैं धीरे-धीरे उनसे मिलता रहा। हुँ। तो जब ये सब चीज़ें हुई तो मैंने उनको जाके बताया। मैंने कहा हुँ। वकील साहब यही मामला हुआ है मेरे साथ। तो मुझसे बोले डरना नहीं है। हुँ। अगर तुम पर कोई मुकदमा करता है तो वो नोटिस भी छाप देना, सम्मन आता है वो सम्मन भी छाप देना हुँ। अपने अखबार में, हुँ। डरना मत तुम। हुँ। और जवाब बनाकर भेजो, स्वतंत्र पत्रकारिता करने दो, मुझे डराने-धमकाने की कोशिश मत करो। हुँ। तो वो इस तरह के डेडिकेशन वगैरह मिले। हमारे साथी संजय रावत ने मेरा उसमें साथ दिया।
संजय तलवार जी जो कि हल्द्वानी के प्रेस क्लब अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया। उस पूरा मुकदमा बहुत आगे बढ़ रहा था, वो मतलब एकदम दुश्मनी की तरफ जा रही थी पूरी चीज़ें। फिर वो बीच में आए और चीज़ें ठीक करी। तो वो बहुत साथ देते रहे इस तरह के लोग हम लोगों को। तो थ्रेड कोई पहली बार नहीं है, तो मैंने बहुत बड़ी घटना का ज़िक्र किया। बहुत सारी बार ऐसा हुआ है कि मतलब धमकियाँ भी मिली हैं। लोगों ने बहुत ख़ास करके सोशल मीडिया पर तो ये होता है कि कोई भी कमेंट कर देता है। तो मुझे मतलब हर 5वें दिन 10वें दिन इस तरह के कमेंट आते हैं। कई लोग वीडियो भी बनाते हैं, मीम्स भी बनाते हैं कई बार। तो मैं लेकिन कभी किसी को आंसर नहीं देता हूँ। आपने मुझे कभी नहीं आंसर दिया। देते नहीं देखा होगा। हमारा काम खबर बनाना है। अब आपको जो लगा, जैसे लगा वो आपको लगा, वो आपका मामला है। हमारा जो मामला है वो हमने डेली करना है, ईमानदारी से करना है, तथ्यों के साथ करना है। ये एक मोटा-मोटी रहता है। अच्छा सरताज भाई, कभी खुद डर लगा रिपोर्टिंग करते समय कि यार यहाँ की रिपोर्टिंग करूँगा, और मन में डर लगा, कभी रिपोर्ट आप करके भी ले आए हो, वो रिपोर्टिंग आपने कर ली हो, उसके बाद आपको लगा कि इसको रिलीज़ करता हूँ तो कहीं मेरे ऊपर कुछ। जब आप सही होते हैं बिल्कुल और बिल्कुल ईमानदार होते हैं, आपने किसी के साथ धोखा नहीं किया होता है, तो मेरा मानना ये है कि 100% आपको डर नहीं लगेगा। 100% हाँ, बशर्ते आपको तथ्यों की सही जानकारी हो, कानून की सही जानकारी हो और कम से कम एक बात और आपको बता दूँ, जीवन में सैकड़ों हज़ारों लोग आपको मिलते हैं, लेकिन 4 दोस्त अपने रखिए। 4 दोस्त अपने रखिए, जिनसे आकर आप अपनी परेशानी कह सकें। वरना हमने देखा है लोगों के दोस्त नहीं है, आज सुसाइड बढ़ रही है। हल्द्वानी में हमने कभी इतनी सुसाइड नहीं देखी, जितनी सुसाइड आज हाँ। हो रही हैं। तो इसलिए मेरा सभी दर्शकों से इस बात को मतलब कहना है और अपील भी है कि अपने दोस्त बनाइए। लड़कियाँ हैं, वो लड़कियों को दोस्त बनाएँ। लड़कों हैं, वो लड़कों को दोस्त बनाएँ। लड़के लड़कियों को भी अपना दोस्त बना सकते हैं। अपने घर में आप अपने फादर को दोस्त बना सकते हैं, अपने मदर को दोस्त बना सकते हैं। और देखिए माँ-बाप से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। बहुत खूबसूरत बात कही सरताज भाई। माँ-बाप से लोगों को ये बड़ी गलतफ़हमी होती है कि सारी दुनिया हमारी है। वाह, वाह! अच्छा सरताज भाई, न्यूज़ मैंने देखा है आपकी रात में भी आप लाइव हैं, दिन में भी आप लाइव हैं। रात के 3 बजे कभी कॉल आती हो और कहते हो कि भाई यहाँ सरताज भाई ऐसा-ऐसा केस हो गया है। आप उस न्यूज़ को आइडेंटिफ़ाई कैसे करते हैं कि ये वाक़ई में रियल कॉल है और सच में दुर्घटना हुई है? देखिए एक तो ये है कि देखिए आपके ये सवाल सही है कि कभी गलत कॉल्स भी हो सकती है, कभी कोई आपको धोखे से बुला भी सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन आज तक मेरे साथ कॉल्स के मामले में तो ऐसा नहीं हुआ कि कभी झूठी कॉल हुई हो। इतना ज़रूर हुआ है कि किसी ने कॉल करी और वो वहाँ से चला गया क्योंकि वो रुक नहीं सकता रात को। मान लीजिए अभी मान लीजिए इसी ऑफ़िस के बाहर अभी दुर्घटना हो जाए और किसी ने हमें ये कॉल की कि सरताज भाई यहाँ कोई दुर्घटना हुई है, आप इसको न्यूज़ को कवर कर लीजिए। तो वो अब वो मान लो मुझे आने में यहाँ पर 10 मिनट लग गए, वो बेचारा कहीं जा रहा है बंदा, तो वो तो चला गया। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को खबर करने जानी है और बहुत दूर है वो इलाका। मान लीजिए 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर दूर है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वहीं रिक्वेस्ट करते हैं कि एक वीडियो हमें बना के दे दीजिए। उससे हम लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यही वीडियो सफिशिएंट है या हमें वहाँ जाना चाहिए। तो अगर लगता है कि चीज़ें ज़्यादा बड़ी हुई हैं, तो हम लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं रात को भी और वो कहीं भी हो, खैर मैं पहुँच ही जाता हूँ। और इसीलिए मतलब मेरी पत्नी का मतलब थैंक्सफुल है इस वाले मामले में। मेरी माँ का भी थैंक्सफुल है कि मेरा घर में आना और सुबह निकलना, ये सब अनडिसिप्लिन्ड है। अच्छा। डिसिप्लिन के साथ नहीं है। हालाँकि ये बहुत अच्छी बात भी नहीं है। डिसिप्लिन के साथ ही होना चाहिए, रात को जल्दी आना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन मेरा थोड़ा गड़बड़ है। अब उसकी वजह ये है कि मैं सिंगल हूँ इस पूरे मामले में और मैं कहीं भी चल देता हूँ और मैं रात को भी चला जाता हूँ। अब ज़ाहिर-सी बात है कि जब रात को आप देर से कवर करेंगे या रात तक देर तक जगेंगे, तो सुबह देर से उठेंगे। ये मतलब 6-7 घंटे की नींद आपको चाहिए। तो अक्सर कई बार ये भी पूछते हैं लोग कि सरताज भाई आप सोते कब हो, जागते कब हो? ये सब रहता है। अच्छा सरताज भाई, सोशल मीडिया का बहुत बूम चल रहा है, बहुत दौर है। आप हुँ, भी जो है सोशल मीडिया से ही इतने एक्टिव हैं, न्यूज़ों को देते हैं। हाँ। सोशल मीडिया का जर्नलिज़्म पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा? देखिए मैं जर्नलिज़्म पे इफ़ेक्ट की अगर मैं बात करता हूँ, तो मतलब मैं इसको बहुत पॉज़िटिव भी लेता हूँ। हुँ। बहुत पॉज़िटिव भी देखिए मैं ये लेता हूँ कि अगर आप पिछले 100-200 साल की अगर आप बात करेंगे, अगर हम इतिहास को देखें, तो हर 10-15 साल में टेक्नोलॉजी बदली है। और देखिए अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे तो पिछड़ जाएँगे, ये भी तय है बिल्कुल बात। तो इसीलिए मेरा मानना ये है कि बहुत पॉज़िटिव असर हुआ है हुँ। और आज की अगर आप बात करें तो कितने ही लोग ऐसे हैं कि जिनको बोलना आता था, जिनको ज्ञान था, जो एक्टिविस्ट थे, उन लोगों को मैंने देखा है कि वो अपना चैनल बना रहे हैं। चैनल बनाने के बाद वो बहुत अच्छी इनकम भी कर रहे हैं। हालाँकि उसके पीछे का संघर्ष कोई नहीं देखता। सोशल सोशल मीडिया मीडिया। फ़ेसबुक की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, तो मेरा मानना ये है कि जो लोग उस पर अच्छा काम कर रहे हैं, वो समाज में अच्छा इफ़ेक्ट भी डाल रहे हैं। हालाँकि सोशल मीडिया पर एक चुनौती है मैं मानता हूँ। फ़ेक न्यूज़ ही बहुत ज़्यादा है सोशल मीडिया पर। तो जो दर्शक है उसको चुनौती बढ़ गई है अब।
कि वो सही किसको माने, गलत किसको माने। अब कम से कम उसको कोई भी अगर तथ्य जानना है तो उसको 3-4 वीडियो कम से कम देखनी होती है, या फिर वो उन पत्रकारों पर जिन पर वो भरोसा करता है और वो कोई खबर देखता है और उसके बाद 2-3 दिन बाद जब वो तलाश करता है कि जो वो खबर थी क्या वो सही है या गलत है, और जब वो जानता है गूगल करके, चैट जीटीपी से, कहीं से भी पता करता है, ग्रोक से पता करता है तो सही है, तो फिर एक भरोसा कायम होने लग जाता है कि हाँ, ये बंदा जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। तो दर्शकों की चुनौतियां तो बड़ी हैं, नो डाउट, ये सोशल मीडिया आने के बाद। क्योंकि देखिए, कल तक ये होता था कि जब अखबार कोई बंदा निकालता था या अखबार में कोई काम करता था तो उसका रजिस्ट्रेशन होता था। आज भी अखबार आप ऐसे नहीं निकाल प्रॉपर सकते। चेक होता वो प्रॉपर मतलब तमाम चीजें होंगी, है। एसडीएम डीएम से होते हुए और वो रजिस्ट्रार न्यूज सुपर ऑफ इंडिया तक जाएगा। हम्म। वहीं पर न्यूज चैनल का भी रजिस्ट्रेशन होता है। हम्म। तो क्या होता है कि देखिए, जब आप काम करते हैं तो आप दस्तावेजी रूप में आप जब मजबूत होते हैं तो सरकार को भी पता होता है, आवाम को, जनता को भी पता होता है, दर्शकों को भी पता होता है कि ये बहुत बंदा जेन्युइन बंदा है और अपनी चीजों को लेकर के बहुत ईमानदार है। लेकिन अभी सोशल मीडिया पर आने के बाद ये है कि देखिए, ईमानदारी के साथ साथ बेईमानी से भी काम हो रहा है, गैर जिम्मेदाराना तरीके से भी काम हो रहा है। तो जो दर्शक है उसकी चुनौती तो बढ़ गई है ना, दर्शक है उसकी चुनौती तो बढ़ गई है ना। अभी भी अगर हम बात करें तो जो लोग, मान लीजिए हम खबर 7 चलाते हैं, तो जो लोग हमें पहले से जानते हैं, तो वो तो भरोसा कर सकते हैं। लेकिन जो नए लोग आते हैं, उनके लिए तो चुनौती बढ़ जाती है ना। तो जब तक वो उस खबर को 2-3 जगह ना तलाशें कि हाँ, ये जो उन्होंने खबर बताई है, वो सही है या गलत है या उसमें कुछ कम है या बाकी है, तो उनको फिर पता लगता है। या तो एक भरोसा कायम हो जाए। तो ये चुनौती बड़ी है, नो डाउट। अच्छा सरताज भाई, किसी इंसान को ये चीज़ कैसे पता करने को मिले कि ये न्यूज़ मेरे लिए बिल्कुल ठीक है? मुझे आप 3 ऐसी चीज़ बताइए जिससे पता चल जाए कि हाँ, ये न्यूज़ बिल्कुल परफेक्ट है और सही न्यूज़ दी गई है। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। मेरा मानना ये है कि एक तो गूगल इसका एक सबसे सही माध्यम है। हुँ। गूगल पर जाकर जितनी भी वेबसाइट हैं, एक तो उनको देख लिया जाए, कंपेयर किया जाए। और मैं आपको बता दूँ, सिर्फ़ उन वेबसाइटों को ना देखें आप कि जो सिर्फ़ लोकल की वेबसाइट हैं, बल्कि आप प्रदेश और नेशनल लेवल पर जो वेबसाइट काम कर रही हैं, उनको भी देखें। दूसरी चीज़ ये है कि जो कुछ ढंग के अखबार हैं, आप उन पे भी जा सकते हैं। यहाँ तक कि मेरा मानना यह है कि हिंदी के साथ-साथ जो इंग्लिश मीडिया के अखबार हैं, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है, वो कुछ ऐसे अखबार हैं कि अगर कोई न्यूज़ तलाशनी है तो आपको कंपैरेटिवली बेटर मिलेगी और जगहों से। अब आती है बात सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म की। हुँ। तो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर मेरा मानना ये है कि चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फ़ेसबुक हो, यूट्यूब हो, अगर आप दोनों तीनों जगहों पर भी तलाश कर लेते हैं और आपके पास वक़्त है, ये मैं आपको बता दूँ, इस सब के लिए वक़्त दरकार होता है, हुँ। तो आप सही खबर तक पहुँच सकते हैं। हुँ। ये इसका एक तरीके हैं। बाकी जो देखिए, एआई आया है जब से, तो एआई आने के बाद चीज़ें बड़ी आसान हो गई हैं। गूगल आपको मेले में ले जाकर छोड़ देता था। आप अगर लिखें हल्द्वानी में दुर्घटना, तो गूगल आपको मेले में ले जाकर छोड़ जाएगा। वो आज की, पुरानी, नई सारी दुर्घटनाएँ बता देगा। लेकिन आप चैट जीटीपी में लिखें हल्द्वानी में आज दुर्घटना, हुँ। तो वो आज की ही आपको बताएगा। हुँ। नाम पता भी बता देगा। आप उसमें जितना पूछते जाएँगे वो बताता रहेगा। हुँ। इसी तरह बहुत सारे, अब एआई से मेरा मानना नौजवानों के लिए विशेषकर ये है कि एआई से जुड़ें, एआई को जानें, और आने वाला जो भविष्य है, अब वो 1-2 साल के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा वो सब एआई का ही होने वाला है। अच्छा सरताज भाई, हमने देखा आपको कि हल्द्वानी के बनबुलपुरा मामले को आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है रिपोर्टिंग करी और दर्शकों तक बात पहुँचाई। गवर्नमेंट की हो, सुप्रीम कोर्ट की हो, हर बात आपने वहाँ तक रेलवे पहुँचाई। मामले की बात जी, रेलवे मामले की। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? कि ये मामला हल्द्वानी में गोला नदी पर बने पुल को लेकर के शुरू होता है। वहाँ से एक जनहित याचिका गई कि वहाँ पर कुछ अवैध खनन हुआ है या करप्शन हुआ है पुल में। और उसके बाद वहाँ से एक जो हाई कोर्ट है वो एक कमीशन एडवोकेट्स का भेजता है कि देख के आइए क्या है। वहाँ के लोग बताते हैं कि यहाँ पर अवैध खनन हो रहा है। अवैध खनन करने वाले यही पड़ोस में रहते हैं, यानी कि गोला पुल के पास रहते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा साहब रेलवे का अतिक्रमणकारी हैं। ये शब्द इस्तेमाल हुआ कोर्ट के अंदर। उन्होंने रेलवे को बुलाया, रेलवे साहब बुला करके कहा ये ज़मीन आपकी है? रेलवे ने कह दिया हाँ हमारी है। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि साहब इसको आप 7 दिन का शॉर्ट नोटिस देने के बाद इसको हटा दो। हुँ। यहाँ से यहाँ तक तो चीज़ें कोर्ट के अंदर की थी, ठीक है नहीं? अब रेलवे ने जिस तरह से अपने मतलब गलत नक्शे वहाँ पर दर्ज किए, ठीक है? तो वो सब कोर्ट को देखना चाहिए था। ख़ैर वो एक अलग मामला है, उस पर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। हुँ। लेकिन राज्य सरकार सन 2016 में इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर गई। वो इस बात पर लेकर गई कि रेलवे जिस लैंड पर खंभे लगा रहा है, राज्य सरकार ने कहा वो ज़मीन तो हमारी है। रेलवे कैसे लगा सकता है वहाँ पर खंभे? तो जब वो राज्य सरकार की ज़मीन थी, तो रेलवे ने गलत एफ़िडेविट के साथ सुप्रीम हाई कोर्ट को गुमराह किया नहीं किया इस बात पर। और आज भी राज्य सरकार को अभी मौजूदा भाजपा सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में खड़े होके कह रही है हम ज़मीन हमारी है।
तो यानी कि रेलवे शुरू से इस पूरे मामले में गलत निगाह रखता था। लेकिन राज्य सरकार का रोल 2016 में अपने नागरिकों को बचाने का रोल था। लेकिन आज राज्य सरकार का रोल बहुत खराब है। वो ये कि सरकारी ज़मीन ट्रांसफ़र होने में 2-2, 3-3, 5-5 साल, 10-10 साल लग जाते हैं, सरकारी ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं हो पाती। लेकिन बनभूलपुरा में जो नजूल लैंड है, मतलब रेलवे ने एक लेटर पर कहा ये ज़मीन हमें चाहिए और राज्य सरकार ने एक लेटर में कह दिया हम ये ज़मीन देने को तैयार हैं। तो क्या ये माना जाए वहाँ पर जो वोटर हैं वो आपको वोट नहीं करते हैं? तो क्या सिर्फ़ वोट करने ना करने की बुनियाद पर राज्य सरकार मतलब किसी की ज़मीन को लेकर के इस तरह से निगाह रखेगी? भई राज्य सरकार तो माँ-बाप की तरह होती है, उसके तो सब बच्चे हैं, आपको वोट दें, ना दें इससे नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन अब वो तो सब बच्चे हैं ना, तो जब बच्चे हैं तो और दूसरी चीज़ हमारे तो संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद का ज़िक्र है, जहाँ पर ये है कि नमक से कफ़न तक की ज़िम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की देश की सरकार की होगी, देश की होगी। तो भई वो भी सब भी तो इस देश के ही लोग हैं, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि वो ऐसे लोग हैं कि इस हल्द्वानी को बसाने वाले लोग हैं और मैं अपने दर्शकों को ऑन कैमरा इस बात को कह रहा हूँ कि जो पुराने लोग हैं हल्द्वानी के, वो जानते हैं जिसको हम हल्द्वानी कहते थे, उसका तकरीबन 60 से 70% इलाका बनभूलपुरा था, जिसको हम हल्द्वानी कहते थे। लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद से पलायन चारों ओर से हुआ और आज वो बनभूलपुरा एक छोटी सी जगह बन के रह गई और चारों ओर मतलब यहाँ से कालाडूंगे तक मिलने को तैयार है, यहाँ से लालकुआं तक मिलने को तैयार है, रानी बाग तक मिल गया और अभी गोलाबार भी बसने लग गया है। तो बनभूलपुरा बहुत पुराना इलाका है, वहाँ पर 100-100 साल से मतलब लोगों के घर बने हुए हैं, भले ही पहले कच्चे हों, बाद में धीरे-धीरे पक्के बनने लगे। एक अंग्रेज अफ़सर ने बनभूलपुरा को जो सड़कें हैं आप बनभूलपुरा की कभी आप देखिएगा, तो वो समकोण पर एक-दूसरे को काटती हैं। छोटे-छोटे ब्लॉक बनाए गए। ये सब अंग्रेज़ों ने बसाया था कि ताकि अगर कहीं किसी ब्लॉक में आग लगे तो सिर्फ़ उतने ही ब्लॉक में आग लगे, दूसरी जगह पर आग ना लगे। वरना जैसे लखनऊ में अभी ये हुआ कि पूरी बस्ती जल गई और सोशल मीडिया पर खूब अभी चला। लेकिन वो अंग्रेज़ों ने उसको बसाया था। अब अंग्रेज़ों का टाइम कब का था? 1947 में तो मतलब आप अंदाज़ा लगाएँ हम आज़ाद हो गए। 70-75 साल तो हमें आज़ाद हुए हो गए। उससे भी ज़ाहिर-सी बात है 30-40 पहले साल पहले की बात होगी। तो ये बताते हैं कि सन 1910-15 के आस-पास मतलब वहाँ पर सड़कें समकोण पर काटती हुई बना दी गई थी। तो इतना पुराना इलाका हल्द्वानी का बनभूलपुरा है। अच्छा सरताज भाई, काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा। सरताज भाई, एक सवाल मेरा ये था कि आने वाले 5 सालों में आप हल्द्वानी को कहाँ देखते हैं? देखिए, मैं आने वाले 5 सालों में मैं हल्द्वानी का फ्यूचर बहुत अच्छा देख रहा हूँ। क्योंकि एक चीज़ ये है कि हल्द्वानी की जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो सड़क चौड़ीकरण वगैरह जिस तरह से हो रहा है, तो वो हल्द्वानी के लोगों की बड़ी ज़रूरत है। दूसरा जमरानी बाँध का जिस तरह से काम चल रहा है, मुझे लग रहा है अगले 5-6 साल के अंदर-अंदर जमरानी का काम पूरा हो जाएगा। तो पानी की जो एक बड़ी ज़रूरत हल्द्वानी की है, वो सॉल्व होते हुए हमें नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि हल्द्वानी जिस तरह से बस रही है या बस चुकी है, उसको बहुत ज़्यादा ठीक करने की ज़रूरत है, सड़कों को बहुत ज़्यादा ठीक करने की ज़रूरत है। ये मतलब मुझे ऐसा लगता है अगले 5 साल के अंदर। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप एजुकेशन और हॉस्पिटैलिटी की अगर हम बात करें, तो ये हब है पूरे कुमाऊँ का। पूरे कुमाऊँ का ये हब है, लेकिन बस 2-3 चीज़ें हैं कि जिस तरह से एजुकेशन में यहाँ पर प्राइवेटाइज़ेशन होता जा रहा है, चला जा रहा है, जिस तरह यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी की अगर हम बात करें, अस्पतालों की बात करें, तो उनका निजीकरण होता जा रहा है, ये खतरनाक है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? पैसे वाला आदमी कहीं भी बड़े से बड़ा अस्पताल में दिखा लेगा। पैसे वाला आदमी अपने बच्चों को कहीं किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा लेगा। लेकिन आप स्कूलों का देख लो, सरकारी स्कूलों का हाल। और हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूँ, इस जिले का सरकारी प्राइमरी विद्यालय सबसे बड़ा वो भी बनभूलपुरा में है। इंदिरा नगर में है, वहाँ पर तकरीबन आज भी 350 से 400 बच्चे सरकारी प्राइमरी विद्यालय में पढ़ते हैं। तो गरीब आदमी अगर सरकारी स्कूलों में नहीं जाएगा तो जाएगा कहाँ? तो ये तो इसलिए मेरा मानना ये है कि हमारा हल्द्वानी और ज़्यादा बेहतर हो सकता है, हमारा कुमाऊँ और ज़्यादा बेहतर हो सकता है, अगर ये 2-3 चीज़ों को बिल्कुल ठीक कर लिया जाए। अस्पतालों को हम ठीक कर लें, अगर हम एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा ठीक कर लें, मौका मिले, हम ये कह रहे हैं पैसा कमाना बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। और मैं आपसे युवाओं से एक बात कहना चाहूँगा कि इस दौर के अंदर अगर करना है, तो 2 काम सबसे अहम किए जाएँ। एक, शिक्षा हासिल की जाए, इल्म हासिल की जाए और दूसरा जमकर दौलत कमाई जाए, मेहनत करी जाए, किसी के साथ दगा नहीं किया जाए, झूठ-फरेब को शामिल नहीं किया जाए। क्योंकि देखिए, शरीर से एक हद तक आप काम करते हैं, पूंजीवाद का एक रोल है। एक रोल ये है कि सेंटर में मतलब जो है पूंजी होती है। तो इसलिए एक समय आता है कि आप शरीर से काम करते हैं और एक समय आता है फिर पैसा पैसों को कमाने लग जाता है। तो इसलिए जमकर कमाएँ, मतलब नो डाउट, लेकिन सरकार की ज़िम्मेदारी बनती है कि सरकार इस सिस्टम को ठीक करे। मेरे ये कहने भर से लोग कमाने नहीं लग जाएँगे। देश की एक बड़ी आबादी आज भी गरीबी की तरफ है, बेरोज़गारी की तरफ है। उनका ख़्याल कौन रखेगा? सरकार ही तो रखेगी।
अच्छा सरताज भाई, आप अपनी रिपोर्टिंग के बारे में कुछ ऐसी बातें बताइए जो आज तक कैमरे में ना दिखी हो। देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम खुद भी नहीं चाहते कि वो आएँ। बहुत सारे लोग मुझसे नाराज़ भी रहते हैं इस बात से कि कई बार कई खबरें हम छोड़ते हैं। जिन खबरों से नफ़रत फैले, वो खबरें नहीं आनी चाहिए। छोड़ना छोड़ो हमारा, वो आनी भी नहीं चाहिए। लेकिन आज समाज के अंदर अगर आप देखें, तो मतलब किसी एक पर ज़ुल्म हो रहा है तो दूसरा एक खुश है। ये चीज़ गलत है। इस तरह की चीज़ें आनी भी नहीं चाहिए। हाँ, अगर कहीं कोई ज़्यादती कर रहा है, नियम अपने काम करें, कानून अपना काम करे, सरकार अपना काम करे, पुलिस अपना काम करे, सख्त से सख्त उसको सज़ा दे। लेकिन किसी मतलब उसके नाम की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए, उसके अपराध की बुनियाद पर होना चाहिए। वो अपराध कर रहा है, उसकी जगह जेल में। अगर कोई गलत कर रहा है, उसकी जगह सलाखों के पीछे होनी चाहिए। तो इसीलिए वो खबरें सरताज आलम आपको करता हुआ मिलेगा जिससे मोहब्बत बढ़ती है, जिससे नफ़रत नहीं बढ़ती है। मैं कभी भी इस तरह की खबरों को मैं अवॉइड करता हूँ। आप जितने इल्ज़ाम लगते हैं मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई लगाए। लेकिन मैं हल्द्वानी का बाशिंदा हूँ। मेरे पुरखे यहाँ हल्द्वानी की कब्र में, मेरे बाप-दादा सब यहीं पर ही हैं। तो जिस दिन हम नफ़रत फैलाने वाले हो जाएँगे, हम उनको कभी शक्ल नहीं दिखा पाएँगे और हमें भी उनके बराबर में कभी लेट जाना है जाकर। मौत तो सबको आनी है। तो इसलिए आदमी को सच का साथ देना चाहिए और जो जर्नलिज़्म के एथिक्स हैं, मैं आपको बता दूँ पत्रकारिता के जो सिद्धांत हैं, वो ये बिल्कुल नहीं कहते कि आप अपना हेडिंग भी ऐसा लगाएँ कि ज़्यादा से ज़्यादा देखने वाले लोग हों। आज की तारीख में सोशल मीडिया में कुछ इस तरह का चल रहा है कि बस किसी सूरत से वीडियो वायरल हो जाए। अरे पत्रकार का ज़िम्मेदारी नहीं है कि वीडियो वायरल हो ना हो। पत्रकार की ज़िम्मेदारी है कि वो जो भी दिखाए, वो सही-सही दिखाए। समाज में उसके सकारात्मक परिणाम निकलने चाहिए। और हमारी हल्द्वानी तो वो जगह है, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर सभी मज़हबों, सभी वर्गों, सभी जातियों के लोग आज से नहीं, सैकड़ों सालों से रहते चले आए हैं। भई ऐसा थोड़ी है हल्द्वानी अभी बना है 20-25 साल से या 30 साल से या 50 साल से बना है। हल्द्वानी तो जब से प्रकृति है तब से है। एडवोकेट निसार साहब हैं हल्द्वानी के, एक बड़े पुराने एडवोकेट हैं। वो मुझे बताते हैं कि 1300 साल पहले हल्द्वानी का ज़िक्र है किताबों में। कहाँ पर है? हिमालयन गजेटियर, बरेली गजेटियर, नवाब दरू, उनकी जो बुक्स वगैरह हैं उनमें जो पुराने वृत्तांत हैं, यानी कि जो पुराने इतिहासकार हैं, जो पुराने यात्री हुआ करते थे। जैसे पहले क्या होता था कि जैसे यात्री गुजरते थे, तो जो वो जहाँ से गुजरते थे, उन इलाकों को नोट कर लिया करते थे और अपनी किताबों में लिखा करते थे। और वो उनके उस समय एक-एक वॉल्यूम हुआ करता था, प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं। तो अब वो मान लीजिए किताब है, तो वो किताब 50 साल किताब रखी हुई हो गई, वो 30 साल से किताब रखी हुई है। पहले तो पत्तों पर, छालों पर, चमड़ों पर इस तरह की चीज़ें लिखी जाती थी। तो हल्द्वानी का ज़िक्र 1300 साल पहले, 1200 साल पहले, 1000 साल पहले, 700 साल पहले हल्द्वानी का ज़िक्र मिलता है वृत्तांतों में हमें। तो हल्द्वानी आज का नहीं है, हल्द्वानी बहुत पुराना है और हल्द्वानी बड़ी प्यार मोहब्बत की जगह है। इसलिए हल्द्वानी में जो भी लोग हल्द्वानी में आकर बसे हैं, उनको हमारा सलाम है, वेलकम है, लेकिन मोहब्बत बाँटने के लिए। अच्छा सरताज भाई, जब आपकी हम वीडियोस देख रहे थे ना, तो उसमें हमने आपके कमेंट सेक्शन जब खोले, तो उसमें एक चीज़ कई बार देखने को मिली कि सरताज भाई बनबुलपुरा की न्यूज़ नहीं दिखाते। इसके पीछे की क्या सच्चाई है? क्या वाक़ई में ऐसा है? नहीं, ये गलत है। न्यूज़ नहीं दिखाते। आप कभी भी देखिएगा जो वो कमेंट करने वाले लोग हैं, वो उनमें 2 तरीके के लोग हैं। या तो वो कमेंट करने वाले किसी से इन्फ्लुएंस हैं और उनको लगता है कि बनमुलरा में रहने वालों की बुराई क्यों नहीं कर रहा हूँ मैं। तो देखिए पत्रकार का काम किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की बुराई करना नहीं है। हमारा काम सत्ता से सवाल करना और तथ्य दिखाना, सिर्फ़ ये 2 ही चीज़ें हैं। आज हल्द्वानी की आबादी की अगर हम बात करें, तो बनमुलरा में बहुत माइनॉरिटीज़ के लोग रहते हैं, ज़्यादातर। हालाँकि वहाँ मेजॉरिटी के भी लोग रहते हैं। इंदिरा नगर में बात करें, तो वहाँ पर सिर्फ़ मस्जिदें नहीं हैं, वहाँ 2 मंदिरें भी हैं। अब वहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लंबे समय से लोग वहाँ पर रहते चले आ रहे हैं। तो जब वहाँ की आबादी कम है, वहाँ पर फंक्शन कम होते हैं, तो वहाँ की खबरें भी कम आती हैं। अब आती है अपराध की बात। तो हल्द्वानी कम से कम 5-6 थानों का इलाका है। उस हल्द्वानी में 1 थाना बनमुलरा भी है। तो 6 थानों के बराबर की खबरें क्या 1 थाने में आ सकती हैं? नहीं आ सकती हैं। उसका परसेंटेज भी उतना ही होगा। मान लीजिए सब जगह 2-2 3-3 लोग अगर कहीं अरेस्ट हो रहे हैं, तो मान लीजिए 5 थानों में 3 पंजे 15 लोग अरेस्ट हुए, तो वहाँ 3 ही तो होंगे, खबर भी 3 ही के बराबर आएगी। तो इसलिए दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप वहाँ पर देखें तो जितने फंक्शन पूरे शहर में होते हैं, वहाँ फंक्शन बहुत कम होते हैं। आप देखें तो वहाँ फंक्शन बहुत कम होते हैं, उसकी वजहें हैं। हालाँकि मैं मानता हूँ फंक्शन होने चाहिए। तो इसलिए खबरें वहाँ की उस तरह से रहती हैं। बाकी अब कोई अगर ये सोचता है कि हम किसी क्षेत्र की बुराई करने के लिहाज से कि हम बुरा उनको नहीं कह रहे हैं, तो देखिए पत्रकार का काम किसी को बुरा कहना नहीं होता है। और अगर कोई पत्रकार किसी क्षेत्र,
किसी इलाके के रहने वालों को बुरा कह रहा है, तो वो आप अंदाजा लगाएं पत्रकारिता के सिद्धांतों के हिसाब से वो पत्रकार है भी या नहीं है, ये बड़ा सवाल है। तो इसलिए हम सब जगह का दिखाते हैं, अपराध वहां पर जो भी करता है हम खूब दिखाते हैं। आप हमारा आज का उठा के देख लीजिए पेज, कल का उठा के देख लीजिए, पर्चा को उठा के देख लीजिए। हाँ, जो खबरें वीडियोस की होती हैं उनको वीडियोस पर लाने की कोशिश करते हैं, जिनको फोटो टेक्स्ट के साथ जो खबरें आ सकती हैं उनको वहां पर लाने की कोशिश करते हैं, खूब दिखाते हैं। अच्छा सरताज भाई, बहुत लंबी बातचीत हमारी चल रही है। एक सवाल और मेरे मन में आया कि आपको किस तरीके से लोग याद रखें? सरताज आलम को किस तरीके से लोग याद रखें? देखिए, हल्द्वानी में बहुत ज्ञान है, हल्द्वानी में बहुत बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बड़े पुराने लोग हैं। लेकिन देखिए, आपको मेहनत की वजह से आपको याद किया जाना चाहिए, मेरा मानना ये है, ठीक है नहीं? क्योंकि कोई अगर अपने आप को ये कहता है कि मैं ज्ञानी हूँ, तो उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। सब स्टूडेंट हैं, सब सीख रहे हैं। अगर प्रोफेसर कोई पद तो हो सकता है प्रोफेसर का, लेकिन प्रोफेसर तो कोई है ही नहीं, क्योंकि सब सीख ही तो रहे हैं। तो इसलिए मतलब हमें तो वैसे तो याद रखने का मुझ में कुछ नहीं है, एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। लेकिन फिर भी मतलब हमने ये कोशिश करी है कि हम मेहनत करें। हर दौर में हम लोगों ने मेहनत ही करी है, आज भी मेहनत ही कर रहे हैं। अभी ये मई दिवस अभी आया था, लेबर डे, उस पर भी हम लोग रिपोर्टिंग करते हुए इस बात को कह रहे थे कि मैं भी एक मजदूर ही हूँ। हम शरीर से काम कर रहे हैं, हमारे पीछे कोई शोले पिक्चर की तरह फौज नहीं है आधे इधर जाओ आधे इधर आओ, बाकी मेरे पीछे आओ। सिंगल ही हमने काम करना है। 2 मोबाइल हैं अपने पास, उन्हीं से काम करते हैं, निकल पड़ते हैं। फिर भी मेरी कई लोग मदद करते हैं, कई लोग मेरी मदद करते हैं। इस सफ़र में मेरी कई लोगों ने मदद भी की, मैं उनका नाम भी यहाँ पर लेना चाहूँगा। डिम्पल पांडे साहब हैं, उन्होंने मुझे एक बार एक मोबाइल दिलाया, मेरे पास मोबाइल अच्छा नहीं था। अब्दुल अनस साहब हैं, उन्होंने मुझे एक अच्छा मोबाइल दिलाया, क्योंकि मोबाइल की वैल्यू आप जान सकते हैं 1 डेढ़ साल 2 साल के अंदर उसमें वो बात नहीं रहती, क्योंकि नए-नए अच्छे-अच्छे क्वालिटी के कैमरे आ जाते हैं। बिल्कुल। वो उन्होंने हमें दिलाया। संजय तलवार जी ने मतलब मेरी काफ़ी मदद की है। तो कई इस तरह के लोग हैं, जो तस्लीम अंसारी हैं हमारे दोस्त, उन्होंने मेरी मदद की है। और सबसे बड़ी मदद अगर मेरी पत्रकारिता के दौर में अगर मेरे किसी ने, तो मेरा सबसे छोटा भाई जो है शादाब आलम, उसने मेरी बहुत मदद की। और सिर्फ वहाँ पर मदद नहीं की, जैसे एक बेटा बाप की मदद करता है, उसने मेरी उस तरह से मदद की है। मुझे कभी लगा ही नहीं है कि वो मेरा भाई होगा, मुझे लगता था वो मेरा बेटा होगा। तो वो इस तरह के लोग हैं जो हमारी हेल्प करते रहे, जो हमारी मदद करते रहे, जिसके कारण आज भी हम चल पा रहे हैं। वरना तो कहाँ इस संसार में जितना संघर्ष है, तो हम भी कहीं खो जाते, और शायद ये स्क्रीन पर कभी आने का मौका नहीं मिलता आपकी, कभी वो चीज़ें भी हम लोग नहीं बता पाते। तो ये कम से कम मतलब इन लोगों ने बड़ी हेल्प करी है। इसलिए याद रखा जाए कि मेहनत से हमें पीछे नहीं हटना है, मेहनत करना है। और देखिए, जब आप मेहनत करेंगे, तो ही आपको कोई अच्छा या बुरा समझेगा। आप जब कुछ करेंगे नहीं, आप जब किसी के उपयोग के लायक नहीं होंगे, उसकी उपयोगिता भी नहीं होगी। तो इसलिए ये सारे लोग हैं जिन्होंने काफ़ी हेल्प की है। उसके साथ-साथ सलीम अंसारी साहब हैं, कृषि उत्पादन मंडी समिति के उपाध्यक्ष हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ उन जैसी शख्सियत को, बहुत अच्छे इंसान हैं। एक हाथ से देते हैं, इस हाथ को पता भी नहीं लगता। बहुत मदद करते हैं गरीबों की, बहुत लोगों की मदद करते हैं। और मेरे जैसा बंदा है, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो उनके बहुत बड़ा उसमें उनका रोल है। तो उन्होंने हमेशा एक बड़े भाई की तरह सरपरस्ती की है। कभी हमें नहीं लगा वो साथ में हैं तो हम कभी हार जाएँगे, ये कभी नहीं लगा आप कि हम कभी हार जाएँगे। तो इस तरह के लोग हैं जो साथ खड़े हैं, और यही वजह है उन सबके कारण हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। अच्छा सरताज भाई, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, और दर्शकों को भी देखा होगा कि सरताज आलम सर की आज पूरी हिस्ट्री हमने निकालने की कोशिश करी है, और इतने बड़े तो हम शायद अभी नहीं हो पाए, और सरताज भाई हमसे काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ये एपिसोड उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो लोग सरताज आलम सर की जर्नी के बारे में जानना चाहते हों, और इनकी जर्नी से हमें तो बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि इन्होंने डेडिकेशन की बहुत अच्छी बात करी और काफ़ी मोटिवेशन भी दिया। सरताज साहब, आपसे एक सवाल और है कि हमारे बारे में आप और इस एपिसोड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि वैसे तो हम लगातार कहते हैं लाइक, शेयर, कमेंट करें, लेकिन आप इसी तरह से मेहनत करें। अपनी जो स्किल है, आप उसको हर दिन सुधारते चले जाएँ, और जो अपने फ्रेंड सर्किल है, आप उनसे ज़रूर हेल्प की बात करें, ठीक है नहीं? ताकि वो जिन प्लेटफ़ॉर्म पर भी आप ये खबरें इस तरह की डालें, या जो पॉडकास्ट में आप लोग कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह कर रहे हैं, वो लगातार बढ़ाएँ। टेक्नोलॉजी के बार-बार मैं आपको बात करूँ, टेक्नोलॉजी के सहारा लेते हुए आगे बढ़ें। अच्छी एडिटिंग के साथ आगे बढ़ें, और इसको और आगे तक लेकर जाएँ। अभी तो सिर्फ़ हम यहाँ पर बैठे हैं, इस चेयर पर बड़े-बड़े लोग होने चाहिए, बड़े इन द सेंस ज्ञानी लोग होने चाहिए, इल्म वाले लोग होने चाहिए, जो हमारी दुनिया को बेहतर करना चाहते हैं।
दुनिया को बेहतर करना बड़ा ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूँ, कई लोग दुनिया को कहते हैं दुनिया अच्छी जगह नहीं है। नहीं, दुनिया बहुत खूबसूरत है। अभी बहुत कुछ है दुनिया में जिसको होना बाकी है। अच्छी दुनिया लोगों तक पहुँचना बाकी है। दोस्तों आज का एपिसोड हमारे लिए तो बहुत ही हेल्पफुल रहा था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और बहुत सारी मोटिवेशन, बहुत सारे सरताज साहब की बहुत सारी बातें हमें सुनने को मिली। इनके जर्नलिज्म के बारे में हमने जाना और किस तरीके से इतने डेडिकेशन के साथ ये डेली उठते हैं और जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं हल्द्वानी शहर के अंदर और काफ़ी बाहर की दुर्घटनाएं भी जो भी होती हैं ये कैमरे पे लेके आते हैं और सच आपके सामने लेके आते हैं। इस एपिसोड को शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जो जर्नलिज्म को मजाक में लेते हैं, क्योंकि कई सारी चीज़ें इन्होंने एपिसोड के अंदर हमें बताई कि एक न्यूज़ को कवर करने में कितना डेडिकेशन होता है इसके पीछे का। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अंत तक ये एपिसोड ज़रूर देखा होगा और उन लोगों के साथ भी शेयर करिएगा जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, क्योंकि सरताज भाई ने एक बात इसके अंदर बताई हमें कि इतने सालों में आज तक कोई भी शख्स मेरे पास नहीं आया कि मुझे जो जर्नलिज्म करना है या सरताज भाई मुझे आपके साथ जुड़ना है, इस फील्ड में मुझे अपना करियर बनाना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। टॉक विद सेंस इसी तरीके के गेस्ट लाता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। गुड नाइट, थैंक यू।